यस प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विद्युत धारिता के अंदर टॉपिक पढ़ते हैं संधारित्र, कैपेसिटर। कैपेसिटी या कैपेसिटेंस धारिता का कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और हमने एक गोलीय चालक का एग्जाम्पल दिया था जिसके अंदर हमें गोलीय चालक की धारिता के लिए जो फॉर्मूला मिला था वो था C = 4 pi epsilon naught of into R। 4 pi epsilon naught into R से हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे धारिता जो है वो एक तरह से चालक की साइज पे डिपेंड करती है, आकार पर निर्भर करती है, त्रिज्या के समानुपाती होती है गोलीय चालक के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आकार जितना बड़ा होगा धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। और शुरुआत में मैंने यहाँ पे एक गिलास के एग्जाम्पल से भी बताया था कि गिलास के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा कब होगी, जब उसका आकार बड़ा हो। यानी हम 1 लीटर का गिलास लेंगे तो उसमें 1 लीटर पानी आएगा, या 500 ml का लेंगे तो 500 ml ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आकार पर धारिता जो है वो सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। अब ऐसे केस में अगर हमें कहीं पर किसी चालक की धारिता बढ़ानी है और हम आकार का कंसेप्ट काम में लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आकार की कोई लिमिटेशंस नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम R बराबर 1 मीटर ले लें। 1 मीटर का मतलब कम नहीं होता है, काफ़ी बड़ा गोला है। R बराबर 1 मीटर तो C = हमें मिलेगा 4 pi epsilon naught into 1 farad, या एक तरह से ये 1/k है, मीन्स 1/10⁹ 1/9 into 10⁹ farad। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.11 into 10⁻⁻9 farad। एक तरह से इसको मैं 0.99 नैनो फैरड कह सकता हूँ। और शायद ये धारिता बहुत कम है, अगर इसको इस टाइप से लिखा जाए तो भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 110 पिको फैरड। तो पिको फैरड कोटि एक तरह से 10⁻12 में है और वो बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 1 मीटर त्रिज्या ली है तो भी हमें धारिता काफ़ी कम मिल रही है। इट मीन्स आकार जितना बड़ा होगा धारिता उतनी बढ़ेगी। लेकिन समस्या कहाँ आएगी कि आकार बड़ा होने पर पहली समस्या तो आएगी कि हम उस चालक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा नहीं पाएंगे, यानी स्थानांतरण वाली समस्या। दूसरी समस्या ये आएगी कि उस चालक को जहाँ कहीं भी रखेंगे वो स्थान ज़्यादा घेरेगा। तो इसका मतलब रखने की भी समस्या है कि हम हो सकता है कि इतना बड़ा चालक हो जो रूम के अंदर भी नहीं आ पाए। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें बिना आकार बढ़ाए उस चालक की धारिता बढ़ जाए, और उसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि संधारित्र वास्तव में क्या है, एक व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना धारिता को बढ़ाया जाता है। तो किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना धारिता बढ़ाने की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे, कैपेसिटर कहेंगे। ओके। अब बिना आकार बढ़ाए धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है वो हम तरीका देखते हैं, और वो तरीका हमें यहाँ पे मिलेगा सिद्धांत के अंदर। तो हम देखते हैं संधारित्र का सिद्धांत, यानी कंसेप्ट क्या है जिसके आधार पर संधारित्र काम करता है, यानी जिसके आधार पर हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि बिना आकार बढ़ाए हम धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास ये कोई चालक प्लेट है, चालक प्लेट है। इस चालक प्लेट पर
हमने आवेश दे रखा है, मान लो धनावेश दे रखा है कैपिटल Q, और हमें ये पता है कि जब हम आवेश देंगे तो इस पर विभव उत्पन्न होगा, और मान लेते हैं कि इसकी धारिता C है। तो इस केस में ये एक तरह से विलगित चालक है, विलगित चालक प्लेट कह सकते हैं हम। ये फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास में चालक प्लेट है जिस पर आवेश कैपिटल Q है। हम इसके पास में एक और चालक प्लेट ले आते हैं, और ये है उदासीन प्लेट। इस पर पहले से कोई आवेश नहीं है, ये आवेशित है, ये उदासीन है। उदासीन प्लेट को जब हम आवेशित चालक प्लेट के पास लाएंगे तो प्रोसेस क्या होगा, प्रेरण। और प्रेरण के कारण हमें ये पता है कि विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं प्रेरण प्रक्रिया के अंदर। तो यहाँ अगर प्लस है तो उस केस में इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर्षित होकर के इस तरफ विस्थापित हो जाएंगे, और दूसरी साइड में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। उस कमी को हम पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। इधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है जिसको नेगेटिव से प्रदर्शित किया है। अब यहाँ पे इसका जो विभव था V, वो विलगित प्लेट का था, जबकि हमें ये पता है कि जो विभव हैं वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उसके आसपास कोई दूसरा चालक है या नहीं है। अब क्योंकि दूसरा इसके पास में ये चालक है जिस पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो गए, तो ये इसके विभव को प्रभावित करेगा। हम ये माने कि माइनस के कारण V माइनस उत्पन्न होता है और प्लस के कारण V प्लस उत्पन्न होता है। अब इस पे प्लस और माइनस बराबर आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये प्लेट तो उदासीन ही है, तो इसका विभव तो 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन ये जो विभव उत्पन्न हो रहा है V माइनस और V प्लस, वो इसके विभव को प्रभावित करेंगे। कैसे करेंगे कि ऋणावेश के कारण ऋण विभव उत्पन्न होता है जो विभव में कमी करेगा, और धनावेश के कारण धन विभव उत्पन्न होता है जो विभव में वृद्धि करेगा। तो इसलिए यहाँ जब विभव लिखा जाएगा तो जैसे हम V डैश लिख लेते हैं। पहले जो विलगित प्लेट का विभव था वो V था, आइसोलेटेड पोटेंशियल V। अब इस V में से ये जो ऋण विभव है नेगेटिव पोटेंशियल, ये तो माइनस हो जाएगा, और धन विभव जो है पॉजिटिव पोटेंशियल वो इसके अंदर ऐड होगा। अब ना समझ लोग जो हैं यहाँ पर गलती कर सकते हैं कि भाई ये तो क्योंकि आवेश बराबर है तो विभव भी समान होने चाहिए, तो 0 ही हुआ, तो V डैश इक्वल टू V, बट दैट्स रॉन्ग। गलत इसलिए है क्योंकि इस प्लेट के लिए नज़दीक कौन है, ऋणावेश ज़्यादा पास है, और ज़्यादा पास होने के कारण ये विभव में कमी ज़्यादा करेगा और उतनी ये वृद्धि नहीं कर पाएगा। दूरियों में अंतर है, क्योंकि विभव की आप एक बार फिर से जो है परिभाषा याद करें कि हम एकांक धनावेश को जब विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो एक्चुअल में जो है हम क्या करेंगे, अनंत से जब विलगित प्लेट के लिए यहाँ तक लाएंगे एकांक धनावेश को, तब तो किया गया कार्य V के बराबर होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज हैं ये आने वाले एकांक धनावेश को अट्रैक्ट करेगा तो कार्य कम होगा, और ये रिपल करेगा तो कार्य बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि इस प्लेट से ये धनावेश ज़्यादा दूर है, इसलिए उतना रिपेल नहीं कर पाएगा जितना ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये पोटेंशियल इस प्लेट के लिए ज़्यादा होगा V नेगेटिव बजाय V पॉजिटिव के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V नेगेटिव इज ग्रेटर दैन V पॉजिटिव फॉर चार्ज्ड प्लेट। जब V नेगेटिव ग्रेटर दैन V पॉजिटिव हैं तो उस केस में हम कह सकते हैं
कि V डैश लेस देन V, मतलब कमी हो गई। समझ में आ रहा है कोई दिक्कत? तो V डैश लेस देन V, परिणामी रूप से इस प्लेट का पोटेंशियल घट गया, डिक्रीज हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, भूसंपर्कन। और भूसंपर्कन इस टाइप से, जैसे मान लो कि ये तो हमारे पास में चार्ज प्लेट है जिस पर आवेश Q है, और ये हमारे पास में वो प्लेट है जो प्रेरित हुई है, उदासीन प्लेट है। अंदर की साइड में इसमें माइनस चार्ज है, और बाहर से हम इसको क्या कर देते हैं, अर्थिंग। भूसंपर्क, भूसंपर्क की मीनिंग जो है वो मैं पिछले वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि भूसंपर्क, क्योंकि पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। अब यहाँ पे धारिता का कंसेप्ट भी समझ में आ जाना चाहिए। आप सैद्धांतिक धारिता जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जबकि पृथ्वी की प्रायोगिक धारिता जो है वो अनंत होती है, इन्फिनिट होती है। तो पृथ्वी को चाहे कितना ही आवेश दिया जाए, उसके विभव में वृद्धि नहीं होती है। तो अर्थिंग का कारण भी ये होता है। अब जब हमने अर्थिंग किया तो यहाँ का जो धनावेश है वो कहाँ चला गया, भूमि में। और दूसरे शब्दों से अगर मान लो यूं समझते हो कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई वो पृथ्वी से पूर्ति हो जाती, बात एक ही है। अब इस केस में यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल जीरो हो गया, केवल क्या रह गया, नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ हम जब इस प्लेट का विभव लिखेंगे तो उस विभव को मैं लिखूंगा V डबल डैश। V विलगित प्लेट का विभव था, आइसोलेटेड पोटेंशियल, माइनस ऋण विभव घटेगा। यहाँ पे धन विभव जीरो है इस प्लेट का, इसलिए यहाँ पे हम धन विभव जोड़ेंगे नहीं, जीरो है। यहाँ से हम देख सकते हैं V माइनस वी डैश इक्वल टू V माइनस वी डैश प्लस V प्लस इक्वल टू V डैश। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जब हम V प्लस ऐड करते हैं तब हमें V डैश मिलता है, तो V डैश का मान इससे ज़्यादा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि V डबल डैश लेस देन V डैश एंड V डैश लेस देन V। एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो कि इसका प्रारंभिक विभव V था जब ये आइसोलेटेड विलगित थी। जब हम इसके पास में कोई उदासीन प्लेट लाई तो प्रेरण के कारण ऋण विभव और धन विभव उत्पन्न हुए। ऋण विभव को हमने माइनस कर दिया, धन विभव को ऐड कर दिया, लेकिन ऋण विभव का प्रभाव ज़्यादा है, तो उस केस में परिणामी रूप से आवेशित प्लेट का विभव घट गया। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, इसको भूसंपर्कित कर दिया उदासीन प्लेट को, तो उस केस में इसका धन आवेश जो है वो तो भूमि में चला गया, और ऋण आवेश जो है वो इस धनावेश के आकर्षण से बंधा हुआ है। तो उस केस में अब जब हम इसका विभव लिखेंगे V डबल डैश, तो वो लिखेंगे V माइनस वी डैश, और V माइनस वी डैश यानी V डबल डैश जो है ये V डैश से भी कम हुआ, और हमें ऑलरेडी पता है कि V डैश लेस देन V। इसका मतलब ये हुआ कि विभव में उत्तरोत्तर कमी हुई। अब अगर मान लो इस केस में हम V डबल डैश यानी विभव को घटा चुके हैं, जबकि आवेश कांस्टेंट है Q Q Q, हमने आवेश के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की, यानी उतना ही है जितना प्रारंभ में था। तो अब अगर मान लो V डबल डैश से वापस हमें V विभव प्राप्त करना है, यानी इस प्लेट का विभव बढ़ाना है, तो विभव बढ़ाने का तरीका क्या है? एकमात्र तरीका, हमें आकार चेंज नहीं करना है, हम आवेश बढ़ा सकते हैं। सिंपल सा विभव का जो है, जैसे गोले के लिए हम फॉर्मूला बार बार जो है डिस्कस करते हैं, आकार नहीं बढ़ाना है, बिना आकार बढ़ाए विभव बढ़ाना है, तो V प्रोपोर्शनल टू Q, आवेश को बढ़ाना पड़ेगा। और आवेश जब बढ़ेगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्लेट की धारिता बढ़ जाएगी,
ये ज़्यादा आवेश ग्रहण कर पाएगी। तो कंसेप्ट जो है बहुत आसानी से इजी वे में समझ में आ जाना चाहिए। हम एक तो डायरेक्ट जो है इससे ये लिख सकते हैं कि यदि किसी प्लेट का आवेश नियत रखकर, किसी चालक का आवेश नियत रखकर उसके विभव में कमी कर दी जाए तो वही विभव पुनः प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त आवेश दिया जा सकता है, जिससे उस चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो बिना आकार बढ़ाए धारिता बढ़ाने की व्यवस्था हो गई। दूसरा हम एक तरीका और भी लिख सकते हैं कि यदि हम किसी आवेशित चालक के पास कोई उदासीन चालक ले आए तो उस चालक के विभव में कमी हो जाती है और वही विभव पुनः प्राप्त करने के लिए चालक को अतिरिक्त आवेश दिया जा सकता है, जिससे उसकी धारिता बढ़ती। अब यहाँ पे ये जो है अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि हम आवेश दें या नहीं दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये नहीं सोचें कि भाई हम आवेश देंगे तो ही धारिता बढ़ेगी। ये इसकी कैपेसिटी है कि इसको और आवेश दिया जा सकता है। जैसे प्रारंभ में ही मैंने आपको ये बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि गिलास चाहे खाली है या भरी हुई है, चाहे आधी भरी हुई है, उसकी धारिता से उसका कोई मतलब नहीं है कि वो खाली है या आधी भरी हुई है या पूरी भरी हुई है, बल्कि मतलब सिर्फ इतना है कि उसके अंदर कितना आ सकता है। तो वैसे ही इस पर कितना आवेश दिया जा सकता है वो धारिता को परिभाषित करेगा। तो यहाँ जैसे विभव में जो है लगातार कमी हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम विभव बढ़ाने के लिए और आवेश दे सकते हैं, जो पहले दिया जाना संभव नहीं था। यानी यहाँ पर हमने जो पैरामीटर्स लिखे हैं, इन पैरामीटर्स का भी कुछ मतलब है कि हमने Q आवेश दिया तो उसका विभव V हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसको और आवेश हम नहीं दे पा रहे हैं, यानी ये इस पर अधिकतम आवेश है और तो ये इसका अधिकतम विभव हुआ। लेकिन अब क्योंकि विभव घट गया तो विभव को बढ़ाने के लिए और आवेश बढ़ा सकते हैं, जो पहले नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो आवेश अगर और दे सकते हैं तो इसका मतलब इसकी धारिता बढ़ गई। तो बिना आकार बढ़ाए इस टाइप से व्यवस्था करके हम किसी चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं और इसी व्यवस्था को हम संधारित्र कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमने कंसेप्ट समझा है संधारित्र का, यानी संधारित्र की परिभाषा और संधारित्र का सिद्धांत समझा है, इसी से हम एक तो संधारित्र के लिए शर्त देख सकते हैं। शर्त कैसे? जैसे हमने ये बनाया है यही शर्त है इसकी। शर्त यूँ है कि जैसे इसके अंदर हमेशा दो प्लेटें होंगी, वो किसी भी टाइप से हो सकती है, किसी भी आकार की हो सकती है, वो आगे हम अलग अलग संधारित्रों के प्रकार में देखेंगे। एक प्लेट को हम यहाँ पे चार्ज करेंगे, आवेशित करेंगे। मान लो कि हमने इसको धनावेशित किया और दूसरी प्लेट को भू संपर्कित रखेंगे अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। तो यहाँ पे ऋणावेश उत्पन्न हुआ, ये संधारित्र है। तो बहुत इजी एक शर्त तो ये हो जाती है कि इसके अंदर हमेशा दो प्लेटें होंगी। वो किसी भी टाइप की हो सकती है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे जब, तो समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर दोनों प्लेटें समांतर होती हैं, जो वर्गाकार, वृत्ताकार या आयताकार, यानी 2D में होगी। गोलीय संधारित्र के अंदर दोनों प्लेटें गोलाकार होती हैं, यानी दो सकेंद्रीय गोले होते हैं। तो दोनों गोलों की पृष्ठों के बीच में एक तरह से संधारित्र का निर्माण होता है। और बेलनाकार संधारित्र होता है तो दो समअक्षीय बेलन होते हैं, तो दोनों बेलनों के बीच में संधारित्र का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर के हमेशा दो चालक प्लेटें होनी चाहिए, जिसमें से एक को आवेशित करेंगे, दूसरी को भू संपर्कित करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, 1 2 3 प्लस, इधर 1 2 3 माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल,
एक प्लेट पर जितना धनावेश उतना ही दूसरी पर ऋणावेश। मतलब ये है कि धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो दोनों प्लेटों पर आवेश की मात्रा यानी आवेश का परिमाण बराबर और प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। तो जैसे इसको मान लो मैं प्लस क्यू लिखता हूँ तो इसको लिखूंगा माइनस क्यू, और टोटल चार्ज जब देखेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे 0। संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है। ठीक है, अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन उसको हम इस टाइप से कर सकते हैं, सिंपल वे। ये संधारित्र है, कहीं पर भी संधारित्र को दिखाना हो तो दो पैरेलल लाइन और समांतर होनी चाहिए, ये संधारित्र कहलाएगा। धारिता इसकी सी लिखेंगे। ये तो होगा नियत धारिता के लिए, और अगर हम इस टाइप से दिखाते हैं तो इसका मतलब ये परिवर्ती धारिता का संधारित्र होगा। तो दिखा सकते हैं हम कि धारिता कांस्टेंट है या परिवर्ती है। परिवर्ती है तो इस टाइप से तीर का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने संधारित्र का कंसेप्ट समझा, यानी संधारित्र क्या होता है, संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और संधारित्र के लिए शर्तें क्या है, यानी किस टाइप से बनेगा, और इसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखें, संधारित्र केवल मात्र एक व्यवस्था है धारिता बढ़ाने के लिए। इसके जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।